हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फाइटर बैच में। तो फाइटर बैच के ऊपर ऑलरेडी हमारा बहुत सारे लेक्चर आ चुका है। तो वो लेक्चर कैसा लग रहा है, आपका फीडबैक आप देना मत भूलना, क्योंकि आपका हर एक का फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे फीडबैक देंगे वैसे मैं मोटिवेशन मुझे मिलता रहेगा। तो आज उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए हम लोग रे ऑप्टिक्स में शुरू करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्पेरिकल सर्फेसेस। तो डायरेक्टली हम लोग लेंस नहीं शुरू करेंगे, पहले हम लोग स्पेरिकल सर्फेस का रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, उसके अप्लाई करके कैसे लेंस में काम होता है वो हम लोग सीखेंगे। तो मैं ऑलरेडी लिख के रखा हूँ कि स्पेरिकल सर्फेस हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे और स्पेरिकल सर्फेस दो तरह का होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। इन दोनों में कैसे रिफ्रैक्शन होता है सबसे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हेडिंग दे दीजिए रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स सरफेस। उसके बाद कॉनकेव का भी पढ़ेंगे। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। तो कॉन्वेक्स सरफेस मतलब एक ऐसा टाइप का सरफेस को हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स सरफेस। यहाँ पर मेरा एक एक्सिस है, यहाँ पर है पोल। सो यहाँ पर अगर मेरा ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से लाइट जाएगा। तो यहाँ से अगर मेरा एक नॉर्मल मैं ड्रॉ करता हूँ, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो रिफ्रैक्शन के बाद लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो लाइट मेरा इस तरफ ऐसा चल जाएगा। तो ये वाला कैसे बेंड किया इसको ये भी समझना पड़ेगा। यहाँ पर अगर μ1 है μ2 है, अगर μ2 ग्रेटर देन μ1 होता है तो ये वाला मेरा क्या है डेंसर मीडियम, ये वाला है रेयरर मीडियम। ठीक है, तो डेंसर से रेयरर से जब डेंसर में जा रहा है बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल वही हो रहा है। सो यहाँ पर मेरा ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसको मैं बोलूँगा यहाँ पर मेरा इमेज बन रहा है। तो ये डिस्टेंस को मैं बोलूँगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस को बोलूँगा इमेज डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस को बोलूँगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर मेरे पास क्या क्या है, OP इक्वल्स टू माइनस यू इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अभी बोलेंगे सर ये माइनस कहाँ से आ गया, माइनस कहाँ से आ गया सर, ये माइनस कहाँ से आ गया, हमें ऑलरेडी रिफ्लेक्शन से पता है ये वाला नेगेटिव होता है और ये वाला पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव। और सिमिलरली OI नहीं PI इक्वल्स टू V इक्वल्स टू क्या होता है इमेज डिस्टेंस, ये वाला है इमेज डिस्टेंस। उसके बाद PC इक्वल्स टू R, ये क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ठीक है। अभी देखिए यह है रेडियस ऑफ कर्वेचर, अभी हमें निकालना है। तो ये वाला एंगल को मैं बोल दे रहा हूँ अल्फा, इसको बोल रहा हूँ बीटा, इसको बोल रहा हूँ गामा। बीटा बोलने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ ऑब्जेक्ट के एंगल को अल्फा, उसको गामा, इसको बीटा, इसको नाम दे दीजिए एम, नाम दे दीजिए ये MP। अभी देखिए हमें पता है अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल दिया रहता है, ये जो एक्सटर्नल एंगल होता है ये सम ऑफ द अपोजिट इंटरनल एंगल होता है, हम सभी लोगों को पता है। तो उसी चीज़ का यूज़ करके अगर हम लोग देखें ये वाला ट्राइंगल MOC अगर देखें ये वाला, तो ये जो एंगल है सम ऑफ द अपोजिट इंटरनल एंगल, दैट इज I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अल्फा प्लस गामा, इक्वेशन नंबर 1। और एक तो ट्राइंगल अगर हम लोग ये वाला देखें MCI, ट्राइंगल MCI, तो ये वाला एंगल सम ऑफ द अपोजिट इंटरनल एंगल, दैट इज गामा इक्वल्स टू R प्लस बीटा। तो यहाँ से R क्या हो जाएगा गामा माइनस बीटा, यही वाला होगा, नो प्रॉब्लम। अभी देखिए अगर ये वाला डिस्टेंस मेरा अगर h होता है, ये वाला डिस्टेंस अगर MP अगर h होता है, तो मैं लिख सकता हूँ क्या tan अल्फा। अगर मैं बोलूँ tan अल्फा का मतलब क्या परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये वाला परपेंडिकुलर ये बेस, तो मैं लिख सकता हूँ h बाई माइनस यू। सिमिलरली tan बीटा क्या लिख सकता हूँ, tan बीटा क्या है h बाई ये वाला v, दैट इज h बाई v लिख सकता हूँ। और tan गामा क्या लिख सकता हूँ, tan गामा क्या लिख सकता हूँ बोलिए h बाई r, h बाई r। अभी हमें पता है अगर थीटा हमारा स्मॉल होता है, अगर थीटा हमारा स्मॉल होता है तो मैं लिख सकता हूँ क्या साइन थीटा को नियरली इक्वल्स टू थीटा के बराबर, टेन थीटा को नियरली इक्वल्स टू थीटा के बराबर लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। तो यहाँ से अगर अल्फा बीटा गामा का वैल्यू तो छोटा है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ अल्फा इक्वल्स टू h बाई माइनस यू, बीटा इक्वल्स टू h बाई v, गामा इक्वल्स टू h बाई r। इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, नो प्रॉब्लम। सो ये मेरा आ गया। तो अभी अगर हम लोग इसको यूज़ करेंगे कहाँ, स्नेल्स लॉ में हम लोग यूज़ करेंगे ये दोनों फॉर्मूला। सो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग
स्नेल्स लॉ μ1 sin i इक्वल्स टू μ2 sin r हम लोग लिख सकते हैं स्नेल्स लॉ। सो μ1 sin i का वैल्यू क्या है ये वाला अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू μ2 sin r का वैल्यू क्या है गामा माइनस बीटा लिख सकते हैं हम लोग, नो प्रॉब्लम। सो देखिए हमें क्या पता है थीटा स्मॉल तो वो स्मॉल, तो ये भी स्मॉल है, मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा μ1 अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू μ2 गामा माइनस बीटा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। सो अल्फा का वैल्यू क्या है, देखिए ये वाला अल्फा का वैल्यू है, तो मैं लिख सकता हूँ μ1 माइनस एच बाई यू प्लस गामा का वैल्यू क्या ये वाला प्लस एच बाई आर, μ2 गामा का वैल्यू क्या है एच बाई आर माइनस बीटा का वैल्यू क्या है एच बाई भी। सो क्या होगा एच कट जाने से क्या लिखेंगे हम लोग माइनस μ1 बाई यू प्लस μ1 बाई आर इक्वल्स टू μ2 बाई आर माइनस μ2 बाई भी। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा देखिए μ2 बाई भी माइनस μ1 बाई यू इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। यही वाला फॉर्मूला मैं निकालने का कोशिश कर रहा था। सो ये वाला है लेंस, जब हम लोग बनाएंगे तब ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे कि हमारे एक स्फेरिकल सरफेस में, मतलब ये वाला सरफेस में जब मेरा रिफ्रैक्शन हो रहा है तब मेरा ये फॉर्मूला यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, μ2 μ1 आर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ2 इज ग्रेटर देन μ1। ठीक है, ये फॉर ए कॉन्वेक्स सरफेस। अभी हम लोग कॉनकेव के लिए भी निकालेंगे, इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ के देखते हैं। सो नंबर 2 कॉन्वेक्स सरफेस हुआ, अभी करेंगे कॉनकेव, रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव सरफेस। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव सरफेस। तो कॉनकेव सरफेस कैसे काम आता है, ये वाला जो सरफेस है इसको बोला जाता है कॉनकेव सरफेस। ये वाला जो कॉनकेव है, तो यहाँ पर अगर एक्सिस रहा, सो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, लाइट रे जाएगा ऐसे। सो देखिए एक चीज़ थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, लाइट रे मेरा गया है ऐसे। सो अगर ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सो ये वाला μ1 है, ये वाला μ2 है, हमें पता है μ2 ग्रेटर देन μ1, तो मतलब ये वाला रेयरर है, ये वाला डेंसर है। जब रेयरर टू डेंसर जाएगा तो क्या होगा बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो इस तरफ जा रहा था तो इधर बेंड कर जाएगा, तो बेंड कर जाने से मेरा देखिए क्या हो रहा है, थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ इमेज। लाइट मेरा गया, देखिए क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो यहाँ पर अगर मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सो बेंड टुवर्ड्स द, अरे देखिए ना क्या हो रहा है, ये मेरा ऐसा करके जा रहा है। सो जाना चाहिए था इस तरफ, लेकिन क्या होगा अब मेरा इस तरफ चल जा रहा है। सो मेरा क्या हो रहा है, इमेज मेरा कहाँ बन जाएगा, वर्चुअल इमेज मेरा इधर बनेगा कॉनकेव सरफेस में। सो ये मेरा क्या है फेनोमेना है। सो ये वाला जो एंगल है इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, सो ये वाला एंगल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको बोलेंगे अल्फा, इसको बोलेंगे बीटा, इसको बोलेंगे गामा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी देखिए ये वाला हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा है, सो ये वाला एंगल अच्छे से देखिए, ये वाला जो छोटा एंगल ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नो प्रॉब्लम। अभी फिर से हम लोग देखेंगे इधर क्या क्या इमेज डिस्टेंस है, क्या क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ये वाला पॉइंट को मैं m बोल दे रहा हूँ, ये वाला पॉइंट को p बोल दे रहा हूँ। तो ये डिस्टेंस है मेरा u, ये डिस्टेंस है v और ये डिस्टेंस है r। सो हमारा इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, सो OP है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये माइनस u, और PI है इमेज डिस्टेंस, ये माइनस v, क्योंकि सभी इस तरफ है, इस तरफ तब रहेगा मतलब नेगेटिव, उस तरफ जो रहेगा पॉजिटिव, और हमारा CP रहेगा माइनस r। ठीक है, अभी देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये डिस्टेंस को हम लोग h बोलते हैं। अभी देखिए हमारे पास ये जो एंगल है, अगर हम लोग ट्राइंगल MOC अगर लेते हैं
तो गामा इक्वल्स टू अल्फा प्लस आई, तो यहाँ से आई क्या होगा, गामा माइनस अल्फा, इक्वेशन नंबर 1 ये होता है, नो प्रॉब्लम। अभी देखिए हमें क्या पड़ता है, ये वाला अगर आर होता है, सो देखिए लाइट मेरा क्या जा रहा है, तो ये वाला आर होता है तो ये वाला भी आर होगा वर्टिकली ऑपोजिट, ये वाला आर है तो ये वाला भी आर होगा, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से अगर मैं ट्राइंगल CMI लूँ तो यहाँ से बीटा क्या होगा, बीटा होगा गामा प्लस आर, सो आर क्या हो जाएगा, बीटा माइनस गामा, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, बीटा माइनस गामा हो जाएगा आर। सो अभी अगर हम लोग देखें कि हम लोग यहाँ पर मतलब वो टेन अल्फा वाला जो लॉजिक पिछले वाला मैं क्या था, यहाँ पर फिर अगर लगाएं तो टेन अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच बाई ये वाला यू है मतलब माइनस यू, सो अल्फा छोटा है तो नेल अल्फा का वैल्यू छोटा होता है, छोटा होने का मतलब क्या है, अल्फा इक्वल्स टू माइनस एच बाई यू। सिमिलरली टेन बीटा इक्वल्स टू एच बाई भी माइनस, तो यहाँ से बीटा क्या हो जाएगा, माइनस एच बाई भी, और सिमिलरली टेन गामा क्या हो जाएगा, एच बाई माइनस आर, दैट इज गामा इक्वल्स टू माइनस एच बाई आर। अभी देखिए अगर हम लोग स्नेल्स लॉ लगाते हैं, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ हम लोग क्या बोल सकते हैं, μ1 साइन आई इक्वल्स टू μ2 साइन आर, दैट इज μ1 साइन आई का जगह क्या लिखेंगे, आई का जगह क्या लिखेंगे, गामा माइनस अल्फा इक्वल्स टू μ2 साइन आर का जगह क्या लिखेंगे, बीटा माइनस गामा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, μ1 इंटू गामा माइनस अल्फा इक्वल्स टू μ2 इंटू बीटा माइनस गामा, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। गामा का जगह क्या लिखेंगे, माइनस एच बाई आर, माइनस अल्फा का जगह क्या लिखेंगे, अल्फा का जगह एच बाई यू, सो माइनस था, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा एच बाई यू इक्वल्स टू μ2, इधर क्या होगा, बीटा का जगह क्या लिखेंगे, बीटा का जगह लिखेंगे माइनस एच बाई भी, प्लस गामा का जगह क्या लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस एच बाई आर। देखिए फॉलो, सीरियसली फॉलो कीजिए, मैं बाकी टीचर की तरह इतना उतना आप लोग को शायरी नहीं सुनाऊंगा, कुछ नहीं सुनाऊंगा, आप लोग को जो पिन ड्रॉप, आप लोग जो एडुकेशन है, हम लोग पूरा एडुकेशन के ऊपर फोकस करते हैं। मैं यहाँ का कहानी वहाँ का कहानी सुना के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि जो कर रहा हूँ सीरियसली फॉलो करते रहिए। सो एच सबसे हट जाएगा तो क्या पड़ा रहेगा, माइनस μ1 बाई आर प्लस μ1 बाई यू इक्वल्स टू माइनस μ2 बाई भी प्लस μ2 बाई आर, ये पड़ा रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये उस तरफ से इस तरफ आएगा तो μ2 बाई भी प्लस μ1 बाई यू इक्वल्स टू μ2 बाई आर प्लस μ1 बाई आर बन जा रहा है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर हमारा कॉनकेव था इसलिए हमारा माइनस ये वाला चेंज हो गया, सो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया कॉनकेव सरफेस के लिए, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास आ गया है, ठीक है। सो ये वाला फॉर्मूला हमारा आया है, समझ पा रहे हैं। सो कॉनकेव के लिए हमारा ये वाला सरफेस आया, तो कॉन्वेक्स सरफेस के लिए क्या होगा, माइनस होगा, और कॉनकेव सरफेस के लिए हमारा क्या होगा, बीच में प्लस होगा। तो ये कुछ चीज़ें आप लोग को बताना जरूरत था, क्योंकि इन सब चीज़ों को क्या करते हैं मैक्सिमम बच्चे, इन सब चीज़ों को फोकस नहीं करते, डायरेक्ट लेंस पढ़ना शुरू कर देते हैं कि लेकिन लेंस का लॉजिक आया कहाँ से, लेंस में डिफ्रैक्शन होता कैसे, उसको हमें जानना पड़ेगा। मैंने बैच शुरू करने का पहले ही दिन बता दिया था कि आप लोगों को जो भी कराऊंगा मैं पूरे डिटेल्स में अंदर से घुसा के पूरा एकदम समझाऊंगा, मतलब कोई भी चीज़ आप लोग को डाउट में नहीं रखूँगा, इसलिए मैं आप लोग को हर एक चीज़ आप लोगों को मैं पूरे डिटेल्स में समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, सो ये हम लोग समझ गया। अभी इन लॉज का यूज़ करके हम एक लेंस मेकर फॉर्मूला को हम लोग डिराइव करेंगे। लेंस मेकर फॉर्मूला मतलब लेंस कैसे काम करता है, लेंस का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उसको बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, उसको हम लोग अभी एस्टेब्लिश करेंगे। सो लेंस मेकर फॉर्मूला हम लोग अभी डिराइव करेंगे। लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करने के लिए मैं एक बाई कॉन्वेक्स लेंस लूंगा, ठीक है। मेरे पास एक बाई कॉन्वेक्स लेंस रहेगा, ये मेरा बाई कॉन्वेक्स लेंस है। सो यहाँ पर मैं अगर नाम दूँ, यहाँ पर एक मेरा सरफेस है ओ डैश एम डैश, ठीक है।
सो यहाँ पर मेरा कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो ठीक है, इसको ओ मत दीजिए, इसको पी डैश दे दीजिए, पी डैश। तो यहाँ पर मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो मेरा लाइट रे गया, ये वाला सरफेस में मेरा रिफ्रैक्शन फेस करेगा और मेरा लाइट जाने वाला था और भी दूर, लेकिन यहाँ पर फिर से एक रिफ्रैक्शन होगा और लाइट मेरा इधर आ जाएगा। अगर ये सरफेस नहीं रहता, अगर ये पहला वाला सरफेस नहीं रहता तो मेरा लाइट जाकर पहुँचता कहाँ, यहाँ पर जाकर पहुँचता। तो एक्चुअली यहाँ पर मेरा इमेज बन रहा है, लेकिन अगर ये वाला सरफेस नहीं रहता, एम पी डैश एम डैश अगर नहीं रहता, तब मेरा कहाँ पर जाकर पहुँचता, आई डैश में पहुँचता। समझ पा रहे हैं, ये मेरा लॉजिक है। तो ये एक थिक लेंस में ले रहा हूँ, तो बाद में हम लोग इसी लॉजिक से बाद में पढ़ेंगे, जब मैं आप लोगों को लेंस पढ़ाऊँगा वहाँ पर मैं आप लोगों को बोलूँगा कि हम लोग हमेशा थिन लेंस लेके काम करते हैं। क्यों? ताकि ये वाला एबर्वेशन ना हो, ये वाला एरर हमारे पास ना आए। अब यहाँ पर तो मेरा थिक लेंस है, तो गया ये वाला सरफेस में रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ जाने वाला था, लेकिन ये वाला सरफेस है, इसलिए मेरा लाइट फिर से मेरा कन्वर्ज होकर कहाँ आ गया, इधर आ गया, ठीक है। अभी देखिए ये वाला डिस्टेंस तो मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये वाला क्या है, इमेज डिस्टेंस, लेकिन ये वाला क्या है, ये भी इमेज डिस्टेंस है। अगर मेरा वो वाला सरफेस नहीं रहता तब मेरा इमेज डिस्टेंस है ये वाला, इसको भी डैश भी कह सकते हैं। सो देखिए, अगर हम लोग दोनों सरफेस के बारे में पढ़े तो सबसे पहले अगर फॉर सरफेस ये वाला कर ले, एम पी एम डैश अगर ले, तो वहाँ पर अगर हमने अभी जो फॉर्मूला यूज़ किया वो वाला यूज़ करें तो क्या होगा, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका μ1, यहाँ का μ1 और यहाँ का μ2 पकड़ लीजिए। अगर हम लोग लेते हैं तो क्या होगा, देखिए हम लोग लिख सकते हैं μ2 बाई भी डैश माइनस μ1 बाई यू, भी डैश क्यों, क्योंकि वहाँ पर भी डैश है पहले वाला, इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई R1 मतलब R1 is the radius of curvature of the first surface, R1 is radius of m डैश सरफेस, ठीक है, इस सरफेस का ये रेडियस है। तो ये वाला फर्स्ट के लिए हुआ। अभी देखिए फॉर, अगर मैं नेक्स्ट सरफेस का बात करता, अगर एम डैश फॉर सरफेस एम डैश अगर करते हैं तो देखिए ये जो मेरा इमेज डिस्टेंस है यही अब इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, वो जो इमेज डिस्टेंस है यही इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। सो ये वाला सरफेस के लिए अगर हम लेते हैं, दिस भी डैश इज नाउ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इज नाउ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। सो यहाँ पर जब मैं लगाऊंगा तो यहाँ पर μ2 बाई नहीं होगा, यहाँ पर कहाँ से शुरू होगा बोले तो μ1 बाई, क्योंकि वहाँ से इस तरफ आ रहा है, तो इस सरफेस के लिए मेरा चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा, μ1 बाई भी माइनस μ2 बाई भी डैश इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 बाई R2। तो यहाँ पर μ2 माइनस μ1 नहीं होगा, μ1 माइनस μ2 क्यों हुआ, क्योंकि हमारा इस तरफ से आ रहा है, अपोजिट तरफ से आ रहा है। जब अपोजिट तरफ से आएगा तब मेरा ये चेंज हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, इसी चीज़ को समझना है। यहाँ पर मेरा यहाँ से जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अपोजिट तरफ से आ रहा है, इसलिए मेरा μ1 माइनस μ2 हो चुका है। तो R2 क्या है, रेडियस ऑफ एम डैश सरफेस। सो ये है इक्वेशन नंबर 2। अभी 1 और 2 को अगर ऐड कर देते हैं, 1 और 2 को अगर ऐड कर देते हैं, देखिए तो ये वाला कट जाएगा, तो क्या पड़ा रहेगा अगर ऐड करते हैं। सो μ1 बाई भी और ये वाला कट गया, क्या पड़ा है, माइनस μ1 बाई यू इक्वल्स टू, देखिए क्या पड़ा रहेगा, μ2 माइनस μ1 बाई R1 माइनस μ1 माइनस μ2 बाई R2, ठीक है। अभी दोनों में से अगर μ1 मैं कॉमन लूँ इधर, सो μ1 कॉमन लेने से क्या पड़ा रहेगा, 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू। यहाँ से दोनों से अगर मैं μ2 माइनस μ1 कॉमन लूँ, ओ सॉरी यहाँ माइनस ने प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस लेने से क्या होगा, देखिए μ2 माइनस μ1 बाई R1, अगर यहाँ से माइनस कॉमन लूँ तो क्या पड़ा रह जाएगा, वही पड़ा रह जाएगा ना, μ2 माइनस μ1 बाई R2। देखिए दोनों का ऐड किया तो पहले प्लस था, अब यहाँ से माइनस किया तो μ2 आगे आ जाएगा। सो यहाँ तक पहले लिख लीजिए, फिर मीटा का मैं ऊपर से करूँगा। यहाँ तक पहले लिख लीजिए, थोड़ा मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ, यहाँ तक लिख लीजिए, ठीक है। अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ, देखिए सो यहाँ से μ1 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू इक्वल्स, दोनों में से अगर मैं μ2 माइनस μ1 को कॉमन लेता हूँ तो क्या पड़ा रहेगा, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। तो इसको अगर और मैं सॉल्व करूँ तो क्या पड़ा रहेगा,
1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई म्यू वन, 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू, यह पड़ा रहेगा। तो इसको देखिए मैं लिख सकता हूँ 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई वन, दैट इज 1 म्यू टू माइनस म्यू वन माइनस 1 इंटू 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू। तो इसको एक इक्वेशन नंबर 2 दीजिए। अभी एक चीज़ आप लोगों को मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया, बाद में मैं पढ़ाऊंगा कि लेंस का जो इक्वेशन होता है इसको मैं एस्टैब्लिश भी करूंगा, अभी जान के रखिए। जैसे मिरर का इक्वेशन क्या था, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 बाई आर। सिमिलरली लेंस का इक्वेशन होता है 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 बाई एफ, ये वाला लेंस का इक्वेशन होता है। सो 2 एंड 3 से मैं क्या लिख सकता हूँ, दोनों से सॉल्व करके 1 बाई एफ इक्वल्स टू म्यू टू बाई म्यू वन माइनस 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 बाई एफ इक्वल्स टू 1 म्यू टू माइनस 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू। दिस इज फॉर्मूला को, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला को बोला जाता है लेंस मेकर फॉर्मूला। इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसका एप्लीकेशन करके हम लोग देख पाएंगे कि हमारा लेंस का फोकल लेंथ कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसको हम लोग चेक करेंगे। पहले इसको लिखना है तो लिख लीजिए। ये वाला जो प्रूफ है आपका 3 नंबर का प्रूफ आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ है। 3 नंबर का प्रूफ आप लोग के एग्जाम में यहाँ से आता है, समझे। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ कॉपी में भी नोट डाउन करते रहिए। जिन लोग का नोट्स के बारे में क्वेश्चन है तो यही सब आप लोग का नोट्स है जो मैं करा रहा हूँ, इसी को कॉपी में नोट करना, यही आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। और मेरा बात का विश्वास कीजिए, ये आपको जब पढ़ा रहा हूँ ये पूरा स्टैंडर्ड लेवल का, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जो पढ़ाते हैं वो भी इसी सब चीज़ों को पढ़ाते हैं। मैं आप लोगों को फ्री में पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये मत सोचिए कि मैं आप लोग को सस्ता एडुकेशन दे रहा हूँ। एडुकेशन जो हो रहा है, एडुकेशन आप लोगों के लिए बहुत ही, ये जो हो रहा है बहुत ही मतलब हाई लेवल का एडुकेशन है। मैं अपने मुंह से तो अपना तारीफ नहीं करूँगा, लेकिन मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ अगर ये चीज़ फॉलो करते हैं, इसके बाहर से आप लोग आ ही नहीं सकते एग्जाम में। मैं आप लोगों को जो बोल रहा हूँ उसको, मेरा बात को एग्जाम के बाद आप लोग मेरे बात से एकमत होंगे, सहमत होंगे। सो देखिए, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला मिला, तो देख लीजिए क्या फॉर्मूला मिला लेंस मेकर फॉर्मूला से। 1 बाई एफ इक्वल्स टू 1 म्यू टू माइनस 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू। ठीक है, हमारे पास ये वाला फॉर्मूला हमारे पास आया है। अभी देखिए, अगर मैं लेंस को एयर में रखता हूँ तो देखिए क्या होगा। अगर मेरा लेंस इन एयर है तो लेंस तो ग्लास का बना होता है, सो अगर एयर है तो क्या होगा 1, तो 1 का जगह क्या लिखेंगे ए म्यू जी माइनस 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू। ये वाला एयर में है। अगर लेंस को मैं वाटर में रखता हूँ, मतलब एयर का जगह अगर मैं लेंस को वाटर में रखता हूँ तो क्या होगा डब्ल्यू म्यू जी माइनस 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू। अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जब मेरा लेंस एयर में है और लेंस वाटर में है, किसका फोकल लेंथ ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है, ये वाला ए ज़्यादा है या डब्ल्यू ज़्यादा है, किसका फोकल लेंथ ज़्यादा है, एयर में फोकल लेंथ ज़्यादा है या वाटर में फोकल लेंथ ज़्यादा है। ये आप लोग आंसर कमेंट में लिखना। अभी मैं प्रूव भी करूँगा, लेकिन पहले आप लोग जनरल नॉलेज से कमेंट में लिखिए किसका फोकल लेंथ ज़्यादा है। आप लोग 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 डन हो गया, लिख लिए। अभी देखिए किसका ज़्यादा है एक्चुअली में। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ, दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 1 बाई एफ ए 1 बाई एफ डब्ल्यू, तो क्या पड़ा रहेगा, ये वाला कट जाएगा। सो क्या पड़ा रहेगा ए म्यू जी माइनस 1 डब्ल्यू म्यू जी माइनस 1, बाकी सब कट जाएगा। सो यहाँ पर क्या पड़ा रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो एफ डब्ल्यू बाई एफ ए। अगर ए म्यू जी का मतलब क्या है, इसका मतलब है म्यू जी बाई म्यू ए माइनस 1 म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू माइनस 1। तो सॉल्व करें क्या होगा म्यू जी माइनस म्यू ए बाई म्यू जी माइनस म्यू डब्ल्यू इंटू म्यू डब्ल्यू बाई म्यू ए, ये पड़ा रहेगा। अभी म्यू डब्ल्यू का वैल्यू हमें पता है, लेकिन मैं बिठाऊंगा नहीं। म्यू ए का वैल्यू मुझे पता है, हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर में वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो अगर मैं पुट कर दूं तो क्या होगा, देखिए म्यू जी माइनस 1
बाई म्यू जी माइनस म्यू डब्ल्यू इंटू म्यू डब्ल्यू बाई म्यू ए का जगह क्या होगा, म्यू ए का जगह 1 होगा, तो इंटू म्यू डब्ल्यू पड़ा रहेगा। अभी देखिए हमें क्या पता है, हमें पता है कि ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इज ग्रेटर देन वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये वाला जो ओवरऑल टर्म है म्यू जी माइनस 1 बाई म्यू जी माइनस, तो ये वाला नीचे वाला टर्म ग्रेटर देन 1 है, ये भी ग्रेटर देन 1 है, तो जो ओवरऑल टर्म है ये ग्रेटर देन 1 है। अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो जान के रखिए, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33। तो ये जब वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्लियरली देख पा रहे हैं ये जो वैल्यू है ग्रेटर देन 1 हो रहा है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ डब्ल्यू बाई एफ ए ग्रेटर देन 1, यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ डब्ल्यू ग्रेटर देन एफ ए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जैसे ग्रेटर देन ग्लास होता है, सॉरी ग्लास इज ग्रेटर देन वाटर होता है, तो सिमिलरली जब मैं ग्लास को पानी में रखूंगा तो उसका फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ आप लोग सीख पा रहे हैं कि जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है फोकल लेंथ भी बढ़ता है। सो मैं यहाँ से क्या एक चीज़ आप लोग कंक्लूजन में क्या लिख सकता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना बढ़ेगा फोकल लेंथ भी उतना इंक्रीज होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस विथ focal length increases with refractive index of the medium. More the refractive index, more the focal length. समझ पा रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसको नोट डाउन करना तो कर लीजिए, कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ, कुछ क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा। तो कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ हमारा चेंज होता है समझ पा रहे हैं। लार्जर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लार्जर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लार्जर इज द फोकल लेंथ, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए। सो चलिए शुरू करते हैं, एक आध क्वेश्चन आप लोगों को कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, स्मॉल एयर बबल इज इनसाइड ग्लास स्फीयर, इज इनसाइड ए glass sphere of radius 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया है। द बबल इज 4 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस, द बबल इज 4 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस, viewed normally from outside, viewed normally from outside, find the apparent depth, normally from outside, find the apparent depth। अभी देखिए हमारे पास क्वेश्चन समझे क्या है, एक हमारा स्फीयर है, सो यहाँ पर एस अगर नॉर्मली हम लोग व्यू करें तो 4 सेंटीमीटर डाउन यहाँ पर एक हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अभी बोले हैं कि हमारा एपरेंट डेप्थ क्या होगा, ये वाला ऑब्जेक्ट का एपरेंट डेप्थ क्या होगा। एपरेंट डेप्थ का मतलब है जब भी हम लोग यहाँ से लाइट निकलेगा, तो ये तो डेंसर मीडियम है, इसका μ2, ये तो हमारा वाटर है, ये वाला एयर है, इसका 1 है, तो ये वाला डेंसर, ये वाला रेयरर। तो जब निकलेगा तब मेरा क्या होगा, ऐसा बेंड्स अवे हो जाएगा, मतलब ऐसा बेंड अवे हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन तो नहीं निकलेगा। तो दूर से देखने से कैसे लगेगा, हमारा लाइट कहाँ है, मेरा एक्चुअली यहाँ है, लेकिन कहाँ लग जाएगा, मेरा इधर उठ के आगे यहाँ पर O' में आ गया। सो मुझे ये जो डेप्थ है ये मुझे निकालना है, ये जो एपरेंट डेप्थ है ये मुझे निकालना है। मेरे पास ये वाला कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है, मुझे वो वाला निकालना है, PO को निकालना है, PO' को मुझे निकालना है, PO' को मुझे निकालना है, ठीक है। सो मुझे अभी ये करना है, तो कैसे करेंगे, हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास U दिया है कितना 10 सेंटीमीटर हमारा दिया, एक्चुअली वो U है, मुझे क्या निकालना है, V निकालना है, मुझे V निकालना है। तो ये कॉन्वेक्स सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस का फॉर्मूला क्या है, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। तो ये μ2 क्या है, μ2 का मतलब ही तो यहाँ पर μw है, दैट इज क्या है 1.33, यही वैल्यू है 1.33, या इसी का वैल्यू क्या है 4/3 है। तो अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ, सो वैल्यू पुट कर, और μ1 का वैल्यू तो 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/3 इंटू v माइनस 1, u का वैल्यू क्या है 10 इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 दैट इज 4/3 माइनस 1/10। तो उधर जाएगा तो क्या होगा 4/3v इक्वल्स टू, सॉल्व करेंगे तो
1/3 प्लस 1/10 दैट इज 30, 1 प्लस 3 दैट इज 4/30। तो यहाँ से v का वैल्यू क्या आ जाएगा, v का वैल्यू जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4/3 इंटू 30/4, तो 4 4 कट गया। एक मिनट μ2 माइनस था यहाँ पर 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 1 1/3, 1/3 30, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा दैट इज 4/30। तो v का वैल्यू भी 10 ही आ जा रहा है मेरे यहाँ पर, घूम घूम के एक ही चीज़ आ रहा है। क्या हुआ, मुझे अपरेंट डेप्थ चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए, ये वाला 4 है, ये वाला मुझे चाहिए। इधर क्या हो रहा है, एक मिनट, μ2/v, μ2 माइनस μ1 1.33 होता है 4 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस। तो 10 है, मैं देख लेता हूँ, सब ठीक करेगा मैं चेक कर लेता हूँ। ये वाला 10 है और रेडियस कितना बोला है, रेडियस भी 10 है। ओहो, मैंने तो इधर गलती किया। यू का वैल्यू तो इधर 4 सेंटीमीटर था ना, यू का वैल्यू 4 सेंटीमीटर था, सॉरी यहाँ पर पुट करना गलती होगा, 4 होता तो ये वाला क्या होता 4 होता, तो इधर जाएगा तो क्या होगा 4 होगा। वही बोलो, कुछ हमने डाटा पुटिंग में गलती कर दिया था। अरे देखिए यू का वैल्यू तो 4 है, आर तो 10 है, आर का वैल्यू तो 10 सेंटीमीटर है ना, मैंने यू का वैल्यू 10 बिठा दिया, तो 10 ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 4/3 1/30 प्लस 1/4, तो 30 1/4 एलसीएम क्या होता है 60 होता है। तो 60 होने से क्या 30 इंटू 2 60, 4 इंटू 15 दैट इज 17/60। तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा 4/3 इंटू 60/17, 3 इंटू 20 दैट इज 80/17। सो 17 इंटू 5 से 85 होता है, तो नियरली 4 पॉइंट समथिंग होगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा 4 पॉइंट समथिंग। क्या हो रहा है 80/17 करने से 17 4 का कितना होता है 68, 2 9 1 120, 17 6 का कितना होता है 6 7 42, 4 6 1 6 10 102, नहीं 7 इंटू 7 करने से कितना होता है देखिए 7 7 49 4 119। सो पॉइंट ऑफ 4.7 नियरली इक्वल्स टू 4.7 सेंटीमीटर आ रहा है। तो मेरा अपरेंट डेप्थ कितना बनेगा, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस मेरा 4.7 मेरा बन रहा है, नियरली 4.7 बन रहा है। तो अपरेंट डेप्थ मेरा कितना बन गया, अपरेंट डेप्थ 4.7 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी कुछ गलती तो मैंने नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ से कम हो जा रहा है। रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ से तो कम होता है, यहाँ पर मेरा ज़्यादा कैसा हो गया, मैं इसको थोड़ा चेक कर लेता हूँ। μ2 माइनस μ1 1/3 30 1/4। आज दिमाग सच्ची में खराब हो जाएगा, क्यों बोलिए तो यहाँ पर मैंने साइन कन्वेंशन यूज़ नहीं किया था। सॉरी यहाँ पर मेरा माइनस ही होता, तो प्लस इधर जाने से माइनस होगा। अरे आज क्या हो गया, इतना गलती आज क्यों हो रहा है मुझे भी नहीं पता। माइनस 13/60 माइनस, तो भी का वैल्यू क्या हो जाएगा इधर मेरा 13 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना, जो आएगा वही आंसर होगा। क्या हुआ आज इतना सिली मिस्टेक क्यों कर रहा हूँ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इन एयर, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर इज 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ इन वाटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ इन वाटर कितना होगा ये पूछा है। और हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया है 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है 1.5। तो अभी थोड़ी देर पहले ये वाला क्वेश्चन हम लोग करके आए हैं, हमें क्या पता है 1/f इक्वल्स टू 1 μ2 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो जब मेरा 1/fa होता है सो क्या होगा a μg 1/r1 1/r2 w μg माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 यही होता है। सो एफ डब्ल्यू बाई एफ ए करेंगे क्या होगा, अगर मैं दोनों को डिवाइड करूँ तो क्या पड़ा रहेगा a μg माइनस 1/w μg माइनस 1 नहीं पड़ा रहेगा। सो a μg का मतलब क्या है μg बाई μa माइनस 1 μg बाई μw माइनस 1। तो μg का वैल्यू क्या है, μg का वैल्यू 1.5/1/1। μg का वैल्यू 1.5 का मतलब ही तो मेरा 3/2 होता है ना।
देखिए यहाँ पर क्या रह जाएगा 3/2, म्यू डब्ल्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा 4/3 माइनस 1 दैट इज 1.5 दैट इज 0.5 बाई 3/2 इंटू 3/4 3/4 माइनस 1 दैट इज 0.5 9/8 माइनस 1 सो एफ डब्ल्यू बाई एफ ए 0.5 1/8 9/8 माइनस 1 1/8 तो 0.5 इंटू 8 कितना होगा 40 मतलब 4 सो एफ डब्ल्यू क्या हो जाएगा 4 इंटू एफ ए का वैल्यू क्या है एफ ए का वैल्यू बोला 10 सेंटीमीटर 10 दैट इज 40 सेंटीमीटर सो वाटर में लेंस का फोकल लेंथ कितना हो गया 40 सेंटीमीटर हो चुका है। ठीक है समझ पा रहे हैं कैमरा में आ रहा है कि नहीं मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कैमरा में आ रहा है कि नहीं। तो कितना हो गया 40 सेंटीमीटर मेरा लेंस का फोकल लेंथ हो गया किसमें वाटर में हो चुका है। ठीक है सो एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं चलिए ये वाला समझ गए इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या बोला है एक वी हैव ए इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ए इक्वी कॉन्वेक्स लेंस दिया है एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस अगर बोला है ब्लू लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है म्यू बी बोला है कितना 1.6 रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर बोला है कितना 1.5 सो बोला है फोकल लेंथ ऑफ रेड और ब्लू और रेड का रेशियो क्या होगा फोकल लेंथ ऑफ ब्लू बाय फोकल लेंथ ऑफ रेड का रेशियो क्या होगा। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस होने से दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल के रखा है तो दोनों का फोकल लेंथ का रेशियो क्या होगा। तो इक्वी कॉन्वेक्स है मतलब दोनों का रेडियस सेम है। सो जब मैं रेड के बारे में बोलूँगा तो क्या होगा हमारे पास ब्लू और रेड का दिया है सो हमारे पास क्या हो जाएगा एक होगा जब हमारा मतलब ब्लू कलर का जब जाएंगे तो क्या होगा मेरा रेड आर म्यू जी माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 सेम तरह का क्वेश्चन है और ब्लू जब जाएगा क्या होगा बी म्यू जी 1 माइनस 1 माइनस 1/r2। सो अगर मैं एफ बी बाई एफ आर करूँ दोनों को डिवाइड करूँ तो क्या पड़ा रहेगा आर म्यू जी माइनस 1 बाई बी म्यू जी माइनस 1 ये पड़ा रहेगा और कुछ नहीं। तो इसको अभी सॉल्व करेंगे तो क्या होगा म्यू जी बाई म्यू आर माइनस 1 म्यू जी बाई म्यू बी माइनस 1। अभी म्यू जी का वैल्यू क्या है ग्लास का क्या होता है हम सभी लोग को पता है 1.5 होता है। सो 1.5 रेड का भी कितना बोला है 1.5 माइनस 1 और म्यू जी का कितना होता है म्यू जी का कितना होता है 1.5 और इसका कितना होता है 1.6 माइनस 1। सो अभी एक मिनट यहाँ पर करने से हमारा 1 माइनस 1 0 हो रहा है। अगर हम लोग इसको देखिए इसको ऐसा नहीं करके यहाँ पर हमारा ग्लास एक हम यहाँ पर एक चीज़ देखिए एक चीज़ हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम है कि हमें यहाँ पर कहीं भी बोला नहीं गया कि ये ग्लास है कहीं भी बोला नहीं गया ये वाला ग्लास का है किसका है हमें नहीं पता। तो मैं इसको अगर मैं इसको एयर का मीडियम मानूँ अगर इसको मैं एयर मानूँ इसको रेड मानूँ तो मैं इसको ए म्यू बी कर देता हूँ मैं कर भी सकता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ग्लास में नहीं ले रहा हूँ कहीं पर बोला नहीं है ग्लास तो मैं ग्लास क्यों लूँ। तो इसको आर ले लीजिए इसको ए ले लीजिए इसको बी ले लीजिए इसको ए ले लीजिए। सो क्या हो जाएगा म्यू आर अपॉन म्यू ए क्योंकि ये क्वेश्चन में बोला नहीं है म्यू बी अपॉन म्यू ए ले लीजिए। तो क्या होगा 1.5 बाई 1 इधर क्या पड़ा रहेगा 1.6 बाई कहीं पर बोला नहीं इसलिए मैं ले रहा हूँ नहीं तो मैं नहीं ले सकता था। सो क्या पड़ा रहेगा 1.5 माइनस 1 बाई 1.6 माइनस 1 दैट इज 0.5 बाई 0.6 दैट इज 5/6। तो रेशियो क्या हो जाए 5/6। ऐसे ही हमें करना पड़ेगा क्यों बोलिए तो क्योंकि यहाँ पर कहीं पर बोला तो नहीं है ना रेड है ब्लू है लेकिन लेंस किसका बना है नहीं पता है बाय कॉन्वेक्स पता है इसलिए मैं एयर में पुट कर दे रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ब्लू इज टू रेड का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा 5:6। तो यहाँ से एक चीज़ फोकस कीजिए कि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा था ब्लू का ज़्यादा था ब्लू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा था और 1.5 सो ब्लू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा था लेकिन फोकल लेंथ का रेशियो हमारा क्या हो जा रहा है ये वाला हो जा रहा है 5:6। समझ पा रहे हैं कोई प्रॉब्लम 1.5 माइनस 1.5 0.6 ठीक है नो प्रॉब्लम। ठीक है तो आज हमने लेंस मेकर फॉर्मूला का बेसिक
के बारे में हमने सीखा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे इसका एप्लीकेशन करके कैसे लेंस का इक्वेशन एस्टेब्लिश करते हैं, लेंस का न्यूमेरिकल करेंगे, आगे हम लोग बाकी सब चीज़ें करेंगे। तो इन सब चीज़ों को जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्लास होता रहेगा, और क्लासेस कैसा लग रहा है आप कमेंट करके फीडबैक मुझे देते रहना, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।